वेलकम बैक। एसएससी CHSL यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के जो मैथ्स हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, उनमें से जो बेहतरीन मैथ्स हैं उनका आज यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। और मैं लगातार यहाँ पर अब एसएससी CHSL के सेट को डालने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप लोग कंटिन्यू बने रहें इस चैनल में। ये चैनल आपका अपना निजी चैनल विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस, और यहाँ पर आपको हर तरह की कंपटीशन से जुड़ी जानकारी और उसके साथ में आपको क्लास दी जाएगी। और इसके अलावे आप लोगों को यहाँ पर सभी जो चैप्टर वाइज मैथ है उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप चाहे तो इस चैनल पर जाकर उस प्लेलिस्ट से काफ़ी सारे चैप्टर्स का भी यहाँ पर अध्ययन करके बहुत सारी चीज़ों को जान सकते हैं स्टूडेंट्स। तो एसएससी की इस समय जो आप लोगों की घोषणा हो चुकी है कि जून में तारीख तय की जाएगी, तो लेकिन आप लोगों के लिए अभी एक बेहतर मौका है, तो इसकी तैयारी में लगे रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर कुछ बेहतरीन से जो मैथ है यहाँ पर हमारे द्वारा लाए गए हैं। तो बढ़ते हैं। आज का जो सबसे पहला मैथ है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस समय। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सवाल को पहले जूम करके आप लोगों को दिखला दूँ। तो यहाँ पर सवाल है 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच जो आपके अल्फ़ा आई, यानी कि यहाँ पर देखिए आई का जो ये सिंबल दिया हुआ है, ये आपको जो 1 2 3 4 से लेकर 20 को इंडिकेट करता है के लिए दिया है कि साइन अल्फ़ा 1 प्लस साइन अल्फ़ा 2 प्लस साइन अल्फ़ा 3। इस तरह से जो आप लोगों के लिए यहाँ पर अल्फ़ा 20 तक का आप अगर यहाँ पर गौर से देखेंगे तो आप यहाँ देखेंगे स्टूडेंट्स की जो आपके साइन अल्फ़ा 1 से लेकर साइन अल्फ़ा 20 तक का जो योगफल है वो आपके 20 दिए गए हैं। तो आपका जो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 ये प्लस 20 तक का मान डिग्री में क्या होगा। तो आइए स्टूडेंट इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। बेहद ही अच्छा हिसाब है और अगर हम लोग इसको देखते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इसे सॉल्व करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने देखा कि जो साइन आपके अल्फ़ा 1 से लेकर इस तरह से आपके प्लस जो साइन आपके अल्फ़ा 20 तक हैं उसकी जो आपकी योगफल है वो आपको 20 दी गई है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखने की बात ये है कि इसमें 1 से लेकर 20, तो 1 से लेकर 20 तक है और योगफल भी 20 है। यानी कि ये 20 तभी पॉसिबल है जब अगर सभी की वैल्यू यहाँ पर, जैसे कि साइन आपके अल्फ़ा 1 की भी वैल्यू 1 होनी चाहिए और प्लस इसी प्रकार से जो आपके साइन अल्फ़ा 2 हैं तो इसकी भी वैल्यू 1 होनी चाहिए। इसी प्रकार से जो आपके साइन अल्फ़ा 20 तक हैं तो सभी के वैल्यू अगर 1 होते हैं तभी आपके वहाँ पर 20 होंगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर देखने की बात है कि जो साइन होता है तो साइन का तो अधिकतम मान 1 होता है, ये आप जानते हैं। साइन का जो आपका मैक्सिमम वैल्यू होता है वो क्या होता है, वो 1 होता है। तो जब 1 होता है तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि साइन में मान 1 कब होगा, जब यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो आपका 1 होता है। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 से लेकर अल्फ़ा 20 तक है सभी 90 डिग्री होंगे। तो 20 बार अगर 90 डिग्री को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 20 बार तो आपके 9 दूनी 18 टोटल कितने हो जाएंगे। अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 की जो ये वैल्यू है वो आपके 1800 डिग्री में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि इस सवाल को आपने अच्छे तरीके से समझा होगा। मैंने काफ़ी शॉर्ट तरीके से समझाया है क्योंकि एसएससी CHSL या एसएससी के एग्ज़ाम्स में खास करके जो मैथ्स पूछे जाते हैं वो आपको ज़्यादातर इस तरह के भास्ट मैथ दिखने में लगते हैं, लेकिन अगर आप उसे सॉल्यूशन अगर आप इजी लॉजिक तरीके से करोगे तो बेहद ही आसानी से बनेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आज आपका क्वेश्चन दिया गया है कि 1088 वास्तविक संख्याओं का औसत शून्य है, उनमें से अधिकतम कितनी नकारात्मक हो सकती है। तो यहाँ पर देखने की बात है 1088 वास्तविक संख्याओं का जो औसत है वो शून्य है। तो मान कर चलो स्टूडेंट, अगर यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर -1 है
-2 है, -3 है और आपके यहाँ पर 6 है। तो 4 संख्याओं का योगफल यहाँ पर जो 4 संख्या दी हुई है 6, -3, -2, -1 वास्तविक संख्याएं हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका योगफल क्या होगा, तो इसका योगफल क्या होगा स्टूडेंट, ज़रा मुझे बताइए। तो आप कहेंगे कि 3 2 5 1 -6 और +6। तो प्लस में 6 और माइनस में 6 यानी कि योगफल क्या हो गई, 0 हो गई। मानकर चलो अगर 4 संख्याओं का जो औसत शून्य, तो औसत शून्य कब होगा, जब योगफल शून्य होगा। तो योगफल अगर 4 संख्याओं का शून्य होगा तो वहाँ पर कितनी संख्याएं मैक्सिमम आपके ऋणात्मक हो सकती है, नकारात्मक में से ऋणात्मक। तो आप देख रहे हैं कि 3 संख्याएं ऋणात्मक हो गई, 4 संख्याओं में से 3 ऋणात्मक है, तो उसका औसत शून्य आ रहा है क्योंकि योगफल शून्य आ रहा है। तो इस प्रकार अगर मानकर चलो स्टूडेंट 1087 संख्या मिलकर जितनी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर 1088 संख्या है, तो 1087 अगर संख्या मिलकर जितनी माइनस में बना ले, अगर 1088वां संख्या अगर एक अकेले प्लस में उसके बराबर हो जाए तो सभी का औसत शून्य हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो अधिकतम नकारात्मक कितने हो सकते हैं, 1087 हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि इस लॉजिक को आप लोगों ने समझा होगा, क्योंकि ये बेहतरीन आपको मैंने इस तरीके एग्जाम्पल से जो समझाया है तो आप लोग इसे बिल्कुल समझ पाए होंगे। तो इस तरह की सवाल ज़्यादातर पूछी जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो यहाँ पर अब आपके बीच जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आप इस समय देख रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको जूम करके दिखला दूँ। क्वेश्चन है आपके लिए कि किसी संख्या के वर्ग और उसके घन के व्युत्क्रम का जो अनुपात है वो 243/16,860 है, तो संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर आइए स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखने की बात है आपके कि किसी संख्या के वर्ग, हम लोग मान लेते हैं कि वो संख्या x है, तो x का वर्ग x² और उसके घन के व्युत्क्रम का अनुपात। तो अगर हम बात करें उसके घन का व्युत्क्रम, तो यानी घन क्या होता है, x³ और x³ उसका जो घन हो जाता है उस संख्या का, तो उसके घन के जो व्युत्क्रम होगा तो x³ का जो आपका व्युत्क्रम हो जाएगा वो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x³ हो जाएगा। आई बात समझ में। यानी कि जो अगर किसी संख्या का वर्ग और उसके घन के व्युत्क्रम, तो घन का व्युत्क्रम यानी 1/x³, तो उनका जो अनुपात है, यानी अनुपात अब क्या, एक संख्या के वर्ग यानी x² और उसके जो घन है यानी कि घन का व्युत्क्रम यानी कि 1/x³, तो ये अनुपात आपके जो बराबर हैं वो कितने दिए गए हैं, 243 आपके 16807 दी गई है। तो यहाँ पर जब हम इस अनुपात को सरल अनुपात में बदलेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी x⁵ 5:1 इक्वल टू हो गए आपके 247 आपके हो गए 16,807। तो यहाँ से जब आप देखेंगे तो x पर पावर 5 है तो 243 यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें किस संख्या पर पावर 5 243 होती है, तो 3 पर पावर 5 आपकी हो जाएगी 243, यानी कि ऊपर की संख्या जो है वो 3 होगी। तो आपके सिर्फ ऑप्शन नंबर आपके हो जाएंगे सी नंबर, यानी कि जो आपके ऊपर में 3 हो जाएंगे, 3 पर पावर 5 243 और 7 पर जो पावर 5 होते हैं वो आपके कितने हो जाएंगे, यानी कि 7 का घन 343। तो जब आप इसको व्युत्क्रम करेंगे तो आपके 243/16,807 हो जाएंगे। तो अब स्टूडेंट्स अगला सवाल यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोग के लिए आ गया है। तो आइए सबसे पहले इस सवाल को हम लोग थोड़ा सा जूम करके थोड़ा सा हम लोग पहले से पढ़ लें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF और उनकी परिमिति जो है
वो आपके 64 सेमी और 48 सेमी है। यदि DE बराबर 9 सेमी के बराबर है तो AB की लंबाई क्या है। तो सवाल को आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया स्टूडेंट्स। तो आइए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, एक जो यहाँ पर जो सवाल है, इस सवाल के हम लोग अकॉर्डिंग एक डायग्राम सबसे पहले बना लें। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स त्रिभुज ABC है और समरूप त्रिभुज एक आपके DEF है। तो यहाँ पर आपको देखने की बात ये है कि जो इसके परिमाप दिए हुए हैं, इसकी परिमाप आपको अगर मान के चलो इसकी 64 है और इसकी आपकी परिमाप जो है वो आपके 48 है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको दी गई है कि यदि DE है 9 तो इसका हम लोग नाम हमने दे दिया ABC और इसका नाम हमने दे दिया DEF। तो आपको यहाँ पर जो है DE जो है ये आपके लिए 9 है, तो ये AB आपको मांगा जा रहा है X। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हमने आपके डायग्राम बना दी, हमेशा याद रखना है कि जो आपके परिमाप का जो अनुपात होगा, परिमाप का अनुपात किसी के भी, अगर दो समरूप त्रिभुज हैं तो समरूप त्रिभुज के जो परिमाप का अनुपात होता है वही अनुपात आपके भुजा का भी होता है। यानी अगर परिमाप का अनुपात हमें मालूम है तो हम उससे भुजा का अनुपात मालूम कर सकते हैं। तो समझ गए होंगे बात आप स्टूडेंट्स आप लोग। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो आपके दो त्रिभुज हैं, इस पहले का परिमाप है आपके 64 और जो दूसरा है उसका परिमाप है 48। तो इसका जो अनुपात होगा वो आपके x बट्टे भुजा के अनुपात के बराबर होगा। और ध्यान रखना वो संगत भुजा होनी चाहिए, मतलब कि अगर इसका हम इस साइड का AB ले रहे हैं तो इसका इस साइड का हम DE ले रहे हैं, तो इसे हम लोग संगत भुजा कहते हैं। तो उम्मीद है कि इसे समझ गए होंगे आप लोग। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो आपके 16 चौके 64, 16 तिया 48, 3 तिया 9, तो x की जो वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर आपके 4 तिया क्या हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो जो x की यहाँ पर वैल्यू है वो आपके 12 सेंटीमीटर हो गए ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ पर अब स्टूडेंट्स आप लोगों को देखने की बात है कि अगर यहाँ पर हम इतना फिगर नहीं भी बनाएंगे, चूँकि एग्जाम में सॉल्यूशन करना है, पर मैंने यहाँ पर फिगर इसलिए बना दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। पर आपको इतना दूर नहीं जाना है, सिर्फ परिमाप का अनुपात बराबर भुजा का अनुपात कर लेंगे, आपके आंसर निकल जाएंगे। तो इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं। तो अब अगला स्टूडेंट्स जो सवाल है हम लोग के बीच, वो ज्योमेट्री का एक सवाल फिर से है। आप देख रहे हैं यहाँ की AB और CD एक वृत्त की दो जीवाएँ हैं जो वृत्त के अंदर किसी बिंदु O पर एक दूसरे को काटती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, तो दिया हुआ है कि जो AB बराबर 10 सेमी और CO बराबर 1.5 सेमी DO दिया हुआ है। तो AO और BO में से बड़े और छोटे का अनुपात क्या है। तो यहाँ पर हम लोग को कहने का मतलब साफ है कि हम लोगों को यहाँ से जो AO और आपके जो BO है उसका अनुपात यहाँ पर हम लोगों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को इसकी डायग्राम बनानी होगी। सबसे पहले हम लोग इसके डायग्राम को बनाते हैं। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आप लोग इस डायग्राम को देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि AB और CD वृत्त की दो जीवाएँ हैं। तो हम लोग इसे AB मान लेते हैं और इसमें से एक को हम लोग C और D मान लेते हैं। तो यहाँ पर है कि जब भी इस तरह के हो कि दो जीवाएँ वृत्त के अंदर एक बिंदु O पर कटती है, तो ऐसे कंडीशन में स्टूडेंट हमेशा आप लोग को याद रखना है, ये एक फार्मूला के ही तरह है, आप लोग इसे हमेशा के लिए याद रख सकते हैं कि जो एक जीवा के दो खंड होंगे यानी OA और OB, तो OA और OB का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वही आपके OC और OD का भी मल्टीप्लिकेशन सेम टू सेम हो जाएगा। यानी कि OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD। अगर देखा जाए अब यहाँ पर, तो आपके यहाँ पर OA और OB की तो वैल्यू नहीं है, यहाँ आपको AB की जो वैल्यू 10 सेमी दे दी गई, यानी यहाँ से यहाँ तक आपको इसकी पूरी वैल्यू 10 सेमी दे दी गई है। तो अगर हम लोग यहाँ पर इससे अगर इस पार्ट को OB को x मान लेते हैं तो OA आपके हो जाएंगे 10 माइनस x हो जाएंगे।
तो यहाँ पर हम लोगों ने जो ओ ए है उसे हम लोगों ने 10 माइनस एक्स कर दिया, और जो आपके ओ बी है वो एक्स हो गए। तो ओ सी की वैल्यू आपको 1.5 सवाल में दी गई है, और इनटू जो ओ डी है वो आपके 12.5 दे दी गई। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो 10 माइनस एक्स इंटू एक्स बराबर 1.5 इंटू 12.5। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो इसको हम लोग एक तरह से इस रूप में हम लोग इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर 10 माइनस एक्स इंटू अगर एक्स बराबर, अगर हम लोग इसके फैक्टर को कर दे तो 12.5 के आपके फैक्टर होंगे वो आपके हो जाएंगे 5 गुना 2.5 हो जाते हैं। 12.5 के फैक्टर 5 गुना 2.5 होंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग इस 5 को अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो ये आपके हो जाएंगे 7.5, और इनटू ये जो आपके 12.5 में से 5 उसमें मल्टीप्लाई हो गए तो इस साइड आपके हो गए 2.5। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर x की वैल्यू यहाँ पर x की अगर वैल्यू 2.5 हो जाए तो 2.5 अगर 10 में से माइनस होगी तो 7.5, यानी कि x की वैल्यू जो यहाँ फिट हो जाती है। तो यहाँ पर आपके x यानी कि आपके 2.5 और आपके जो OB है और OA जो है 10 माइनस एक्स, तो 10 माइनस एक्स की वैल्यू जो होगी वो 7.5 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग छोटे और बड़े का तो 25 या 75, तो आपकी 1:3। तो यहाँ बड़े और छोटे है तो इसलिए 3:1 हो जाएगी, बिल्कुल सही जवाब। स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इस समय, थोड़ा पहले से हम लोग जूम करके देख ले। सवाल आपके बीच है 10 अंकों की संख्या है 2x 6 0 0 0 0 0 y 8। ये संख्या जो है 24 से पूर्णतः विभाज्य है। अगर x बराबर नहीं 0 और y बराबर नहीं 0 है तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान बराबर क्या होगा। तो आइए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग सबसे पहले सवाल को थोड़ा सा साइड कर देते हैं। अब यहाँ पर लोग देखिए जो आपके यहाँ संख्या दी गई है वो संख्या क्या है, 2 x 6 0 0 0 0 0 y और 8। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें टोटल 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 डिजिट है। तो ये संख्या 24 से पूर्णतः विभाज्य है। तो जब भी स्टूडेंट कोई संख्या 24 से पूर्णतः विभाज्य होती है तो वो संख्या इसके 24 के जो फैक्टर होते हैं वो फैक्टर 8 और 3 हो जाते हैं। तो 8 और 3 फैक्टर होते हैं, तो इसका मतलब कि 24 से जो संख्या कटेगी वो 8 और 3 से भी पूरी तरह से कट जानी चाहिए। तो अगर 3 से जब पूरी तरह से कटती है तो आप जानते हैं कि 3 से कटने की नियम क्या होती है। तो 3 से कोई संख्या तभी कटती है जब उसके अंकों का योगफल भी 3 से विभाज्य होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सवाल है कि यहाँ पर आपके 2 अंक यहाँ पे आपके नहीं हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 8 से विभाज्य होने का नियम क्या होता है। तो 8 से विभाज्य होने का नियम होता है कि अंतिम अंक पे जो आपके 3 अंक होंगे, अंतिम 3 अंक यानी इकाई दहाई सैकड़ा से जो संख्या बनेगी वो आपके पूरा आपके 8 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो अगर हम लोग y की एक मिनिमम वैल्यू यहाँ अगर हम 4 मान लें तो यहाँ पर 48 हो जाएगी। उससे पहले तो और कोई संख्या रख नहीं सकते 8 से कटाने के लिए। तो अगर हम y को 4 मान लें तो 48 हो जाएगी। तो 8 से ये पूरा कट जाएगा, नहीं 3 संख्या मिलके भी 48 ही होगी। तो ये अगर 4 हो जाए तो यहाँ से स्टूडेंट हम देखेंगे तो 8 4 12 और 12 6 18 18 2 यहाँ पर आपके 20 हो रहे हैं। तो 20 अब यहाँ पर 3 से कटने के लिए x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। तो 20 1 हो जाएगी 21। तो ये अब ये संख्या पूरा अगर x के जगह पे 1 और y की जगह पे 4 हो जाए तो ये संख्या 8 से और 3 से पूरी तरह कट जाएगी। तो न्यूनतम मान हम इतना ही रख सकते हैं।
तो अगर x प्लस वाई की बात की जाए तो 4 हो जाएगी 5। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब। तो यहाँ पर जो अगला सवाल है स्टूडेंट, सबसे पहले आपको मैं सवाल को अच्छे तरह से पढ़कर समझा दूँ। किसी समचतुर्भुज के 2 विकर्ण दिए हुए हैं और जिसमें कि आपके 2 विकर्ण 14 सेमी और 48 सेमी है, तो समचतुर्भुज की परिमिति क्या होगी, परिमिति निकालनी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों को जब भी हम लोग परिमिति निकालते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमें जो परिमिति समचतुर्भुज की होती है वो 4 गुना 1 भुजा होती है। तो सबसे पहले हमें इसकी भुजा को मालूम करना होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि समचतुर्भुज के जो 2 विकर्ण हैं, तो समचतुर्भुज सबसे पहले हम लोग बना लें। इस तरह से समचतुर्भुज होती है। तो समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, ये आप लोग जानते होंगे। तो ये एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। तो अगर ये विकर्ण एक विकर्ण 14 सेमी है यानी छोटी वाली, तो ये 7 और 7 में डिवाइड हो जाएगी। और जो आपके 48 सेमी है तो वो आपके क्या हो जाएंगे, वो आपके हो जाएंगे 24 और 24। तो यहाँ से आपने देखा स्टूडेंट्स कि अगर आपके ये जो आपके विकर्ण होते हैं वो समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो यहाँ पर अगर एक भुजा 7 हो और एक भुजा 24 हो, तो यहाँ पर ये जो समचतुर्भुज की जो विकर्ण ये भुजा है वो समकोण त्रिभुज का विकर्ण हो जाता है। तो ओ ए बी का जो विकर्ण है वो ए बी है, विकर्ण ए बी। तो अगर हम ट्राइप्लेट से देखें तो ट्राइप्लेट आपके होते हैं 7, 24 और आपके हो जाते हैं 25। यानी कि अगर आपके 2 भुजा 7 और 24 हों तो वहाँ पर जो विकर्ण होगी वो आपके 25 हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको अगर इस भुजा की बात करें तो 25, तो जब आपको भुजा मालूम हो गई तो परिमाप 25 चौके 100, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब। तो इस ट्राइप्लेट्स को यहाँ पर याद रखना बेहद ज़रूरी होगा स्टूडेंट, ये हमें बहुत जगह पर बहुत ही आपको फ़ायदा पहुँचाती है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो अगला सवाल आप देख रहे हैं कि 18.43 गुना 18.43 माइनस 6.57 गुना 6.57 बट्टे 11.86 का मान क्या होगा। तो हालांकि ये सवाल कुछ खास नहीं है, फिर भी चलिए मैं एक बार आप लोगों को इसे समझा देता हूँ। तो यहाँ जो सवाल आप देख रहे हैं कि 18.43 ये आपके अगर 2 बार हैं तो 18.43 का इसे हम स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस आपके यहाँ 6.57 2 बार है तो इसे हम लोग 6.57 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और नीचे जो आपके हैं वो आपके 11 पॉइंट क्या है, 11.86 है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होते हैं, तो एक बार ए प्लस बी एक बार ए माइनस बी हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर हम इस दोनों को सबसे पहले अगर 18.43 और 6.57 को जोड़ देंगे तो आपके हो जाएंगे 18 आपके 6 24 और 57 4300 यानी 25 हो जाएंगे। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और जब आप इसे माइनस कीजिएगा तो ये आपके हो जाएंगे 11.86। तो बाई आपके नीचे भी 11.86 है, तो ये दोनों आपके कट जाएंगे तो हो जाएंगे आपके आंसर 25, ऑप्शन ए हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब। For more videos, subscribe Vidya Vihar Competition Classes on www.youtube.com.